क्योंकि लोग कहते हैं दुर्गम इलाकों में टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं होते, पर कोई घर से ही नहीं जाता, लोग छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अध्यापकों को लेकर भी हमारे पास खबरें आती हैं। गाँव में बच्चे आते हैं और गाँव में ये लगाइए मात्र 13 परिवार हैं, उसमें से 7 परिवार में बच्चे हैं और 7 के 7 परिवार के बच्चे मेरे ही स्कूल में आते हैं। कैसे इस बंजर होते गाँव में, बंजर होते स्कूलों में आपने शिक्षा की ऐसी फसल उगाई कि राष्ट्रपति के हाथों आपको पुरस्कार मिला? लेकिन पुरस्कार मिलने से ना सर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। ये तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, मैं कहूँ कि शिक्षक के जीवन में ऐसा होना, जी। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता इस शिक्षक के लिए कि उसके कार्यों को महामहिम के द्वारा पुरस्कृत किया जाए। तो अद्भुत था मेरे लिए और अविस्मरणीय भी था। मेरा ये मानना है कि जो आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, बहुत चुनौतियां मैंने फेस करी हैं। गांव का स्कूल है, स्थानीय भाषा बोलते हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे बच्चे हिंदी भी नहीं बोलते थे अच्छे से। नमस्कार, पहला दगड़ियों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारी न्यूज हैं बताने के लिए और मैं बता भी रहा हूँ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उत्तराखंड में तैयारियां चल रही हैं बल गजब तरीके से। इधर आपदा आई हुई है, आपदा को भी देखेंगे, आपदाग्रस्त इलाकों में भी जा सकते हैं। एक और बड़ी चीज ये है कि कुछ फंड मांगा है उत्तराखंड ने आपदाग्रस्त इलाकों को फिर से रीडेवलप करने के लिए, वो फंड का इंतजार है, उस पर भी नजर बनी हुई है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो मिसाल के तौर पर देखी जाती हैं और वो पीछे छूट भी जाती है, वक्त लग जाता है उन्हें दिखाने में और उनके बारे में बताने में। एक ऐसी खबर है तो शिक्षक दिवस पर वो खबर निकल कर सामने आई, एक मिसाल निकल कर, एक उदाहरण निकल कर सामने आया, लेकिन वक्त लग गया वहां तक पहुंचते पहुंचते और उसे आप तक पहुंचाते पहुंचाते। बहुत सारी तस्वीरें आप उत्तराखंड में देख रहे होंगे रगड़ियों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कितने लोग होंगे बल? अंगुलियों में गिनिएगा तो कुछ ही लोग आपके सामने निकल कर आएंगे। एक ऐसे ही शिक्षिका हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, जो कई पुरस्कार मिले और अभी वो चर्चा में इसलिए हैं, उनसे चर्चा इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत किया है और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उन्हें मिला है। और ये मिलना अपने आप में गौरव की बात है और उत्तराखंड की शिक्षिका को मिला है, प्रधानाध्यापिका को मिला है, तो वो अपने आप में गौरव की बात है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना क्या इतना आसान होगा बल कि कोई भी पहुँच जाएगा या फिर अलग करना होता है इसके लिए? ये जानने की हम कोशिश करते हैं और सीधे आपकी मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ मंजू बाला जी को। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आपने हमें वक़्त दिया और काफ़ी इंतज़ार भी आपने करवाया है, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलूँ और आपको मैं उत्तराखंड के लोगों से मिलाऊँ। बहुत चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड की ज़िंदगी है, हम सब जानते हैं, आप वहीं से बिलॉन्ग करती हैं, वहीं की रहने वाली हैं, वहीं पढ़ाती हैं। खुशनसीब हैं आप, इन्हीं वादियों में आप हैं और हम थोड़ा बदकिस्मत हो गए, हम वहाँ पैदा हुए, वहीं पले-बढ़े, लेकिन आज हम रोज़गार के लिए बाहर चले गए। अभी आपको पुरस्कार मिला, उसके लिए बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएँ मैं ही दे रहा हूँ। अब तक जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ मैम, वो बहुत सराहनीय है, बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा, मैं जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, आप आपके मन में कई सवाल होंगे, वैसे आप तो पढ़ाती हैं बच्चों को, सवाल पूछती भी होंगी, जवाब भी मिलते हैं। सीधा-सा सवाल ये है कि पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति से आप मिली, कैसा कैसा अनुभव आपको रहा? कैसे ये तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, मैं कहूँ कि शिक्षक के जीवन में ऐसा होना, जी। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता इस शिक्षक के लिए कि उसके कार्यों को महामहिम के द्वारा पुरस्कृत किया जाए। तो अद्भुत था मेरे लिए और अविस्मरणीय भी था। जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, मैं उस स्कूल का नाम नहीं ले पाया अपने इंट्रो में क्योंकि भूल गया, स्किप हो गया या थोड़ा नाम भी एकदम से जीभ पर नहीं आता। वो चुरानी प्राथमिक विद्यालय, जहाँ की प्राध्यापिका आप हैं। ये चुरानी विद्यालय की बात अगर करूँ, आप कब से यहाँ पर हैं और किस तरह से पठन-पाठन का काम होता है? बच्चे किस तरीके से, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास पूछने के लिए, क्योंकि आपने कुछ काम ही ऐसे किए हैं और उन्हें किए ही नहीं, बल वो कैसे किए मैं जानूँगा। अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइएगा, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि लोग कहते हैं दुर्गम इलाकों में टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं होते, पर कोई घर से ही
नहीं जाता तो छुट्टियां ज्यादा करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अध्यापकों को लेकर भी हमारे पास खबरें आती हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या होता सर बेशक मेरा विद्यालय बहुत दुर्गम है सर। ये कहूँ कि रोड से भी अगर हम यहाँ आए तो 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये बिल्कुल टॉप में आप देख रहे हैं मेरा विद्यालय है। जी और हालांकि यहाँ पे पहले तो काफी जब मैं शुरू में आई थी तो बहुत अच्छी जनसंख्या यहाँ पे थी और मेरे विद्यालय में भी यहाँ पे 7 तोपों से बच्चे आते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मात्र चुरानी से ही मेरे गांव में बच्चे आते हैं और गांव में ये लगाइए मात्र 13 परिवार हैं, उसमें से 7 परिवार में बच्चे हैं और 7 के 7 परिवार के बच्चे मेरे ही स्कूल में आते हैं। जी तो और ज्यादा ये इसका जो आज ये ऐसा रूप यहाँ पे हुआ है कि इतनी 3 मंजिले 4 मंजिले जो बाखलियां खाली हुई हैं, उसके पीछे सर इस पलायन के पीछे का मुख्य कारण है रोजगार की खोज के लिए जाना। तो सारे के सारे लोग चले गए हैं रोजगार की तलाश में। अब पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है, तो गांव नहीं है तो बच्चे भी कहाँ से आएंगे सर। कैसे आपने कैसे इस बंजर होते गांव में, बंजर होते स्कूलों में आपने शिक्षा की ऐसी फसल उगाई कि राष्ट्रपति के हाथों आपको पुरस्कार मिला? ऐसा करने में किस तरह की कठिनाइयां आई, क्या कुछ चुनौतियां आई, कैसे आप इतना कुछ कर पाए? क्योंकि मैं जब आपके बारे में पढ़ता हूँ तो बताने के लिए बहुत कुछ होता है। शैलेश मैठानी पुरस्कार आपको मिला, जो जानकारी मुझे है, जो मैं गूगल कर पाया हूँ या लोगों से पता कर पाया हूँ। टीलू रौतेली पुरस्कार आपको मिला, आयरन लेडी पुरस्कृत आप हैं, टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार आपको मिला। अभी कोई छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा। सर इसके अलावा सर पुरस्कार तो अगर पुरस्कारों की बात करें तो ये जो आपने ये मुख्य पुरस्कार है, इसके अलावा भी अनमोल रतन है, शिक्षक सारथी है, उत्कृष्ट शिक्षक तो मुझे 2-3 बार मिला है। बालिका शिक्षा के लिए मुझे डीएम सर ने भी 2-3 बार सम्मानित किया है। लेकिन पुरस्कार मिलने से ना सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप अपने आप को इस तरह से देखते हैं कि आप इससे नेक्स्ट क्या बेहतर करेंगे। जब मुझे शुरू में सबसे पहला जब पुरस्कार मिला था तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैंने कहा अभी तक जो मैं कर रही हूँ उससे मैंने और एक लेवल ऊपर करना है। और ऐसा सोचते सोचते कहाँ से यहाँ तक पहुंच गए सर। और मेरा ये मानना है कि जो आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, बहुत चुनौतियां मैंने फेस करी हैं। गांव का स्कूल है, स्थानीय भाषा बोलते हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे बच्चे हिंदी भी नहीं बोलते थे अच्छे से, लेकिन मैं इंग्लिश की टीचर थी तो मुझे ये लगता था कि नहीं, बच्चों में कुछ तो चेंज करना ही है मैंने। इसलिए नहीं कि बच्चे अंग्रेजी बोले या उसमें ही महारत हासिल करें, इसलिए नहीं, क्योंकि तो मेरे को लगता है डिमांड है सर। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव उसमें जाएं तो दे हैव टू नो द इंग्लिश, एटलीस्ट बेसिक तो जाने वो। तो उसके लिए मेरा एक ये था कि मैं इस स्कूल को कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश में मैं तो कन्वर्ट करूंगी। तो इनिशियली आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। काफी मेरे पे बातें भी हुई कि भाई एक बहन जी आई है वो कहती है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मैंने करना है तो आई विल डू इट। और यही सोच मेरे को सक्सेस भी बनाई कि मेरा स्कूल भी मैंने अपने बच्चों को स्कूल को मैंने इंग्लिश में ये संचालित करने का पहला मुझे मौका मिला। और सबसे पहला स्कूल मेरा बना जहाँ की इंग्लिश स्कूल एक प्राइमरी को कन्वर्ट किया गया। और मैं पहली अध्यापिका थी जिसने की ट्रेनिंग भी हासिल करी कि हाउ वी कन्वर्ट हिंदी स्कूल इन इंग्लिश से। तो धीरे धीरे करते करते पता नहीं कब इस मुकाम में पहुंच गई, पता ही नहीं चला सर। बहुत सारी बातें हैं। हाउ यू आपने कहा ना कि आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया, हाउ यू कन्वर्ट हिंदी इन कुमाऊनी। अब मुझे ये जानकारी है कि आपने कुमाऊनी लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दी है। और सरकार से बार-बार हम कहते हैं, प्रशासन से हम कहते हैं, कई शिक्षाविद कह रहे हैं कि अपनी बोलियों को, अपनी भाषा को शिक्षा में जगह दो। एक कोई चैप्टर ऐसा बनाइए, एक ऐसा पीरियड कोई ऐसा बनाइए जिससे कि अपनी भाषा बच्चे पढ़ भी पाए, समझ भी पाए, लिख भी पाए। पंजाबी में है, आप नीचे साउथ में जाएंगे वहां पर है, तो अपने उत्तराखंड में क्यों नहीं।
लेकिन आपने वो काम किया, वो कैसे? उसमें क्या मतलब इसमें मान्यता है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया या फिर कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है? सर मैं ना पीजी 4 सब्जेक्टों में हूँ, उसमें से पहला मेरा साइकोलॉजी है सर, और वो भी जी, चाइल्ड साइकोलॉजी सर। सेकंड इंग्लिश लिटरेचर रहा, थर्ड एजुकेशन, देन मास्टर इन सोशल वर्क। तो ऑल दीज 4 सब्जेक्ट आर कोरिलेटेड। तो इन्हीं सब्जेक्ट से जैसे साइको मैंने लिया, साइकोलॉजी की मैं स्टूडेंट रही, तो मेरा ऑप्शनल बाल मनोविज्ञान रहा। तो बच्चों में ना सर एक, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स अगर हम कुछ सिखाएंगे तो टेम्परेरी रहेगा। और जो भाषा वाली जो बात है जिसकी कि आजकल सभी कर रहे हैं, तो मेरे को शुरू से लगता था कि बच्चा उसको अपने जो स्थानीय भाषा बोलता है, जो घर में बोलता है, उसमें उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो उस भाषा से वो अपने आप को अच्छे से ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है, और जो दूसरा क्या कह रहा है इसे भी वो बेहतर समझ सकता है। मैं चाहूं कि मैं सीधे इंग्लिश में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और ना ऐसा हुआ सर। मैंने मैंने इवन सीख ली कुमाऊनी उनके साथ। आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट कुमाऊनी है, क्योंकि अगर मैंने चाहना है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे इस लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो मेरे को वहां पे आना पड़ेगा, उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं उनके साथ उनको ऊपर तक लेके आऊंगी। तो कुमाऊनी का बेसिक ये था कि मैं उनकी भाषा में ही उनको पढ़ाऊं, उसके साथ उसको हिंदी के साथ लाऊं, फिर उन कुछ कुछ शब्दों के साथ उनको इंग्लिश में लेके आऊं सर। धीरे जी, धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कुमाऊनी को फिर हिंदी में, देन इंग्लिश में, और जब इंग्लिश पढ़ाऊं तो तीनों को मिंगल करके मैं पढ़ाऊं। तो उससे उनको समझ में भी आता है, और उनका जो नॉलेज होते हैं वो भी परमानेंट रहती है सर। ये सोच के मैंने T20 के आने से बहुत पहले ही ये काम शुरू किया था सर। कितने बच्चे आपके स्कूल में? हालाँकि पहाड़ में उतने बच्चे बचे नहीं हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं और किस तरह की पढ़ाई होती है? कितने शिक्षक यहाँ पर हैं? ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे को स्कूल भी दिखाया इससे पहले जब ऑफ रिकॉर्ड। आप किस तरीके से स्कूल चल रहा है? कितना स्टाफ है? क्या कुछ है? आप बताएँगे? सर मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट टीचर है, वो यही नियर बाई के हैं, और मैं प्रधानाध्यापक हूँ। और बच्चों की बात मैंने पहले ही कहा कि मात्र 7 बच्चों परिवार है जहां से मेरे बच्चे आते हैं, 6 बच्चे टोटल बचे हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल उनके घर जाके उनको समझा के ये बच्चे रोके हैं सर, क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक बार स्कूल बंद हो जाए तो फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घर घर जाके ये 7 परिवार को कई तरह से समझाने के बाद ये बच्चे मेरे पास रुके हैं सर। और क्योंकि स्थिति ये है कि आंगनवाड़ी में कोई बच्चा ही नहीं है, तो जब आंगनबाड़ी में बच्चा नहीं है तो मेरे वहां कहाँ से आएंगे बच्चे? और आंगनबाड़ी में भी इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में ही बच्चे नहीं है सर। तो ये हालत है सर। इसके लिए आप ही लोग कुछ कर सकते हैं कि कुछ रोजगार का ऐसा इंतजाम करिए कि मेरे यहाँ रोजगार आए और लोग पलायन न करें, तो शायद तब मेरे बच्चे बढ़ेंगे। जी। अ, मैम पहला पहला पुरस्कार कब आपको मिला और कब सम्मान मिला और वो क्यों मिला था आपको? थोड़ा बताएँगी आप? किस तरीके क्योंकि एक पहला वाला तो अचीवमेंट बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़्यादा आपने कहा ना आपको ज़िम्मेदारियाँ भी सौंप दी गई ऐसा लगा। सर मैं 2005 में यहाँ आई ना, तो पहला अवार्ड मुझे 2007 में मिला सर, शिक्षक दिवस के दिन। तो जी, वो मेरे लिए, वो शॉल ओढ़ना मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है उसको। वो जो फीलिंग थी ना मेरी, तो तब तो मुझे इतना भी मालूम भी नहीं था कि भाई ये क्यों पहना रहे हैं मेरे को। तो उन्होंने कहा आपने ना अच्छा पढ़ा रही हो आजकल इसलिए पहना रहे हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। और उसके बाद तो फिर मिला, और जो मेन जिसने मुझे थोड़ा सा टर्न किया वो था उत्कृष्ट शिक्षक का। जब मुझे ब्लॉक स्तर पे मेरा सिलेक्शन हुआ सर, उसने मुझे बहुत चेंज किया, क्योंकि तब हमारे जो बीओ सर थे तो उन्होंने यही पर्सनली मेरे को कहा कि ये पुरस्कार तुम्हें एक पहचान दिलाएगा, और मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अपने स्कूल के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए उत्कृष्ट बनो। तो उन्होंने कई चीजें और भी कही थी, तो उसको देख के मुझे डे बाय डे करती गई। और सही कहूं, पुरस्कार के लिए नहीं काम किया मैंने कि मेरे को पुरस्कार मिलेगा या मैं ऐसे करूंगी। मैं करती गई, और कब ये सब चीज हो गया,
अब कैसे कहाँ से नाम आ गया? बेशक फॉर्म ज़रूर भरा था मैंने, क्योंकि मेरे वहाँ सीओ सर का एक बार विज़िट हो गया था, ऑल ऑफ सडन विज़िट था सर। जी। तो ही वाज़ हाइली इम्प्रेस्ड विथ माय स्कूल। सुबह-सुबह पहुँच गए वो 7 बजे से पहले, और तब तक मैं स्कूल में बैठ के प्रेयर वर्क बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा, "इतनी सुबह तुम आ जाती हो?" मैंने कहा, "सर मैं तो रहती यहीं हूँ।" तो जब उन्होंने देखा तो फर्स्ट टाइम ही टोल्ड मी कि आप क्यों नहीं अप्लाई करती हो ये? मैंने कहा, "ठीक है सर, मैं कर लूँगी।" लकीली मैंने किया एंड आई गॉट द सैलेश मटियानी, एंड द सेम ईयर ये बाल विकास से भी मेरे को मैडम ने फोन किया कि मैडम वी हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, तो आप प्लीज ये फॉर्म भेज रहे हैं, इसको भर लीजिए। ठीक है, फॉर्म भर लिया सर, वो भी मिल गया। उसके अलावा ऐसे ही चलता रहा, चाहे अनमोल रतन हो और चाहे आयरन लेडी है, ये सब फॉर्म भरते गए तो मिलता गया सर। बस यही है सर। आज के शिक्षा प्रणाली को लेकर क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सिस्टम में लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही, ऐसा लगता है। एक शिक्षिका के नाते, एक अभिभावक के नाते, किस तरीके से आप आपकी शिक्षा व्यवस्था को उत्तराखंड की देखती हैं? यहाँ की व्यवस्था को देखती हैं, दुर्गम इलाकों में स्कूलों की व्यवस्था को देखती हैं? कई स्कूलों को मर्ज करने की बात सामने आती है, कई स्कूलों को बंद करने की बात सामने आती है, कहीं 1 बच्चा है, कहीं 2 बच्चे हैं, आप 7 बच्चे बता रहे हैं। 6 बच्चे। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं, कैसे चीज़ें सही होनी चाहिए या क्या और होना चाहिए? सर मर्ज करने वाली बात है ना, अब एक ये जेन्युइन है, अगर इसको हम दोनों पहलू में बात करें, अगर स्कूल को मर्ज करते हैं, जैसे मेरे स्कूल को मर्ज कर दें, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे? क्योंकि यहाँ से जो नेक्स्ट स्कूल है वो तो 15 किलोमीटर दूर है, तो मेरे बच्चे कैसे जाएंगे? मेरे को तो एक बच्चा भी रहेगा ना तब भी मैंने पढ़ाना है, नहीं तो वो शिक्षा से छूट जाएगा, कहाँ जाएगा वो बच्चा? क्योंकि जो बच्चे बचे हैं वो यहाँ पे वो इतने गरीब घर से हैं कि उनके पेरेंट पापा जो है रोड में लेबरी का काम करते हैं सर, और जिस दिन बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है काम पे नहीं जाते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है खाना नहीं बनता है उनके घरों में। तो ऐसी स्थिति में वो 15 किलोमीटर दूर गाड़ी का किराया दे के तो भेजेंगे नहीं, मतलब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो एक तो इसका ये है कि अगर स्कूल मर्ज होते हैं तो कई बच्चे छूटेंगे। दूसरा इसका ये है कि मर्ज होंगे तो टीचर कहाँ जाएंगे सर? एक ही विद्यालय में 10-15 बच्चे, टीचर्स तो रहेंगे नहीं। टीचरों की वो कम हो जाएगी, इसके लिए जो आने वाले भविष्य में बहुत इसका परिणाम हमें सामने दिखने को मिलेगा सर। और अगर मर्ज नहीं होते हैं तो एक-एक बच्चे में स्कूल चल रहा है, तो सरकार के लिए वो भी परेशानी है सर। एक मेरे विद्यालय से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। पिछले 5-6 साल से वहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है सर। अच्छा। उसको बंद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके आने के लिए कोई कोई दूसरी जगह है ही नहीं। मतलब स्कूल बंद होगा मीन्स कि वो बच्चा भी बंद हो जाएगा, स्कूल ही नहीं जाएगा। और अभी जो पॉलिसी बनी है वो तो चाहती है कि हर बच्चा पढ़े। तो इसमें है तो सही, प्रॉब्लम है सर, कई है, तो देखिए अभी क्या ये लोग डिसाइड करते हैं, क्या बात निकल के आती है कि कैसे क्या किया जाए, कैसे और सुधार किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे करे कुछ तो करेंगे सर, क्योंकि मर्ज करना ही एक सोल्यूशन तो है नहीं। क्योंकि स्कूल खुले हैं तो भले ही संख्या कम है, लेकिन बेनिफिट तो है सर उनको, देखिए, बच्चे तो मेरे को हैं। तो जानना है कि ऐसा भी कुछ है क्या भाई, स्कूलों में एक स्कूल में इतने बच्चे होने अनिवार्य हैं, तभी वो स्कूल नहीं चलता सर, है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं तो है? कुछ भी ऐसा तो कुछ भी अच्छा। नहीं है। देखिए मेरे वहाँ 6 हैं तो मेरे पड़ोस में 4 हैं, मेरे पड़ोस यहाँ स्कूल में 3 है, कोठरा में 1 है, मल्ला कोठरा में 2 है, नीचे उखलेख में 1 है, तो सारे तो ऐसे ही हैं यहाँ पे। जी। तो ये ऐसा बच्चे तो कोई प्राइवेट अभी स्कूल भी, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल भी हैं या फिर सरकारी स्कूल? सिर्फ सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल यहाँ है, बाराकोट में तो है, 2-3 निजी स्कूल हैं ही वहाँ पर। प्राइवेट स्कूल तो खुले हुए हैं सर वहाँ पे। वहाँ पर बच्चों की संख्या सही होगी, ठीक है। हम्म। बच्चों की संख्या, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं, आप आपने तो इंग्लिश मीडियम बना दिया प्राथमिक विद्यालय को, ये उपलब्धि आपके नाम है, आप आपको इसीलिए इनाम भी, पुरस्कार भी मिला, सम्मान भी मिला और मिलना भी चाहिए कि भाई सरकारी स्कूलों में कहते थे ना पहले कि वो गर्मियों में हवा खाने जाते हैं और सर्दियों में घाम तापने जाते हैं शिक्षक करके, वो हमारा वाला दौर था। और उसमें होता भी ऐसी था। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, रानीखेत में। तो
उसके बाद आज भी कुछ अलग है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आज तो बच्चे हैं ही नहीं स्कूलों में, तो परेशानी का बिल्कुल। सबब कुछ पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए ना मैम। जिस तरीके से आप किसी को पकड़ के तो ज़बरदस्ती ला नहीं सकते, आप कोई दिल्ली चला गया, कलकत्ता में चला गया। लेकिन कुछ होना ऐसा चाहिए कि जिससे कि लोग आएँ, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएँ, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँ, रोज़गार के अवसर पैदा करें ताकि लोग रिवर्स फ्लाइंग करें, आएँ, वापस आएँ यहाँ पर और आपके स्कूलों में 6 की जगह 60 बच्चे हों। क्यों? सर बिल्कुल ना, ये तभी संभव होगा ना कि मैं आपको हाँ, ये बताऊंगी। देखिए मेरे इससे पहले बीओ सर थे, उनके बच्चे स्कूल जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम मंजू बाला मैडम के स्कूल में बच्चे भेजेंगे। जब वो आके देखे तो चलने के दुख से उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं चल पाएंगे इतने दूर। हुँ, और अगर उस समय मेरे स्कूल में रोड होती, अगर बीओ के बच्चे मेरे स्कूल में आते, तो जस्ट इमेजिन कि मेरे वहां कितने बच्चे आ जाते। अब देखिए साधन भी तो होने चाहिए कि स्कूल को, हाँ, ठीक है मैं तो उनको कहा उन्होंने पर्सनली मेरे को कि मैं चाहता हूं कि मैं आप अपने बच्चे आपके स्कूल में भेजूं। नहीं भेज सके क्योंकि रोड से कनेक्ट नहीं है, मेरा स्कूल दूर है रोड यहाँ से। और दूसरी सर सबसे मेन बात है सर, रोजगार। मेरे हाँ, गांव वाले कोई इसलिए नहीं गए, वो सब चाहते हैं मेरे स्कूल में पढ़ाना। इवन मुझे पुरस्कार मिला है, मेरे सारे गांव वाले इतने खुश हैं, लेकिन वो मुझे सॉरी भी कह रहे हैं कि मैडम हम आपके स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेज पा रहे। तो क्योंकि अगर अब बच्चे किसके साथ रहेंगे कि हम वहां कमाते हैं, रोजगार तो है ही नहीं, के खाएंगे क्या बच्चे। तो अगर मेरे यहाँ रोजगार हो जाए तो मैं आपको इंश्योर कराती हूँ निश्चित तौर पे मेरी संख्या बढ़ेगी बच्चों की। क्योंकि क्या करें यहाँ पे रह के, बताइए क्या खाएंगे, खेती होती नहीं है, रात में ये जानवर आते हैं, जंगली जानवर, सुअरों का इतना आतंक है, बाघ, और ये तो छोड़िए, ये तो खैर है ही, दिन में जंगली ये बंदर है और लंगूर, ये सारे वैसे फलों को नष्ट करके ये बैठे हुए हैं। तो कहाँ से होगा, जबकि मेरा गांव ना सर आम और अमरूद के लिए पूरे बाराकोट चंपावत में फेमस है, इतने ज्यादा फल के लिए मेरा गांव फेमस है। लेकिन अभी ये होता है कि मुझे ही खाने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि कच्चे ही वो लोग खा जाते हैं, बंदर खा जा रहे हैं। आप लगाइए कि क्या स्थिति हो गई है घरों की। इतने बड़े बड़े घर हैं मेरे वहां, 3 मंजिले 4 मंजिले, बाखलियां बनी हैं, सब खाली हैं। क्यों? क्योंकि फिर चले गए हैं सारे लोग बाहर। अच्छा अभी अभी जो बच्चे इससे पहले आपने पढ़ाए होंगे, कुछ बच्चे 5वीं से 6ठी में भी गए होंगे, क्लास चेंज हुई भी, स्कूल बदल गया होगा। किस हम्म। तरह का रिस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है? आपने खूब मेहनत की है, आपने उनको इंग्लिश पढ़ाना सिखा दिया, कुमाऊनी में भी आप पढ़ा रही हैं। हाँ, ये कुमाऊनी वाले पे मैं बात करना चाहूँगा। क्या इसके लिए कुछ सरकार की तरफ से या प्रशासनिक तरीके से कोई गाइडलाइंस है, कुछ चीज़ है, जिसके तहत आप ये पढ़ा पाती हैं या उनको बता पाती हैं या फिर कुछ ऐसी एक ऐड ऑन कर दिया सब्जेक्ट आपने? सर अभी 2000 ये जो एनईपी 2020 आई है ना सर, इसमें तो खैर क्लियर मेंशन है ही कि आप भाई बच्चे को समझ से पढ़ाना है। उसके लिए आप बाइलिंगुअल यूज करिए चाहे ट्रायंगल यूज करिए। तो इसलिए मैंने त्रिभाषी इसलिए चुनी है क्योंकि मेरे बच्चे तो स्थानीय भाषा में ज्यादा बोलते हैं सर। उनकी मुझे बेसिकली समझ, सपोज मैंने उनको जोड़ घटाना सिखाना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि उनको जोड़ना आना चाहिए, कि जोड़ कैसे, चाहे किसी भी चीज से सिखाऊं, मैंने आना चाहिए उनको। मेरा ये है कि मेरा फंडा ये क्लियर रहता है, मेरे बच्चे दुकान में जाएं, सामान खरीद के लाएं और मुझे आए मैडम इतने का सामान था, इतने पैसे दिए, इतने वापस करें। समझ विकसित हो गई ना। तो अभी छोटे लेवल पे है सर, अगर अभी बच्चों की समझ हो जाएगी तो डे बाय डे जब बड़े होंगे तो खुद ही साथ समझ जाएंगे। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ सर। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ाती, मैं बच्चों के हिसाब से पढ़ाती हूँ। तो मेरी बच्ची ने से एमए इंग्लिश में भी एक ने कर लिया है। तो कहती है मेरे को, मैम आपने जो पढ़ाया था ना वो एक्शन वर्ड वाला, वो मैंने वहां मैडम को समझा दिया कि वो, तो उन्होंने कहा किस कहाँ से पढ़ा, तो क्या मैं मंजू बाला मैडम ने मुझे पढ़ाया था। सिंपल मेथड में, मेरा कोई क्लमजी मेथड नहीं होता, वो तो मेरे लिए है ना सर। पढ़ना तो मेरे लिए है, तो मैं कैसे सरल से सरल अपने बच्चों को समझाऊं ताकि मेरे बच्चे सीख जाए। वर्ब है, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब चीजें, तो मैंने सिंपल से पढ़ाया है बच्चों को। नाउन सब कुछ जो नाम है, क्या मैडम ये पत्थर भी, मैंने कहा हाँ। आप भी, मैंने कहा हाँ, ये पेड़, ये पौधे, जो भी चीजें दिखती हैं आपको ना, समझ गए बच्चे नाउन।
उनको बता दिया कि भाई नाउन भी 5 तरह के होते हैं, क्योंकि सबको तो हम जैसे अपने डॉगी को है या अपने भाई को है, एक तो नहीं मिला सकते हो, इसलिए अलग अलग करोगे। तो क्या, हाँ। तो मैंने कहा उनको डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा पढ़ाने का मेथड रहता है। और जैसे वर्ब है, कितना टफ है देखिए। तो मैंने कहा वर्ब कुछ नहीं है, वर्ब मतलब करना, जो भी हम कर रहे हैं वही वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन, एक्शन मतलब काम करन। जिले तुम पूछा, जिले जिले करछा तुम, भले हाथ ऐसे करन योले एक्शन वर्ड से, यो एक्शन वर्ड मतलब योले वर्ब छ। ऐसे पढ़ाना है मुझे। जो प्राइमरी सेक्शन का मतलब है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर। ये रटने से या किसी और चीज से नहीं, बहुत बड़े बड़े वर्ड से नहीं सिखाना है, ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा समझ जाए। तो यही मेरा मेथड रहता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ बच्चों को। जी। मुझे भी समझ में आ गया, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझा, ये भी समझ में आया। तो ये आपने कहा ना समझाना मकसद रहता है, लेकिन आपको हिंदी भी फोकस करनी है, आपको इंग्लिश भी फोकस फोकस करनी है, आप उनको स्थानीय भाषा में भी उनको दक्ष बना रही हैं, या भी वो भी उसको भी कैसे इस्तेमाल करें। तो ये मिक्सअप नहीं होता, मैचअप नहीं होता एक तरीके से कि कैसे क्या नहीं करें सर, बच्चों को? नहीं सर, क्योंकि ना हम कनेक्टेड है। उन्हें भले ही लगे, लेकिन मैं तो कनेक्ट हूं ना सब सबसे। अब हिंदी भी तो पढ़ाती हूँ मैं, इंग्लिश ही थोड़ी पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कोई आए तो भाई बोल ले, समझ ले। उसके लिए जरूरी है कि एक तो श्रुत लेख जो हम इमला करते हैं, उससे बच्चा लिखेगा, लिखना सीखेगा। और अपने को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कहती हूँ चलो आज अपने बारे में लिख लो, अपनी मम्मी के बारे में लिखो। तुम्हारे घर में जो गाय है, आज गाय के बारे में लिखेंगे, वो निबंध नहीं लिखेंगे, सब लोग अपनी अपनी गाय के बारे में लिखेंगे। तो 6 बच्चे हो गए तो 6 तरह के हो जाएंगे ना। किसी की गाय का नाम रामा है, किसी की चंद्रा है, किसी की गुल्ली है। तो बच्चे अपने हिसाब से लिखेंगे। उस समय तो उनको समझ में नहीं आता ऐसा कि क्या है, लेकिन वो उनके लिखने के पैटर्न को समझा रहा है। वो अपने भाव जो है ना, उनके मन में जो आ रहा है कि भाई मेरे घर में काले रंग की गाय है, मेरी गाय काले रंग की है, मेरी गाय का नाम ये है। एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं अपने। यही तो भाषा है, यही तो समझ है सर। ये अगर यहाँ विकसित हो जाए तो फिर बाद में तो फिर जरूरत ही नहीं होती है, बच्चा खुद ही एक्सप्रेस करता है अपने आप को। जी। तो ये है सर। अभी जी, अभी अभी जिस तरीके से आपका सफर रहा है, एक काफी लंबा सफर हो गया, काफी पुरस्कार भी हो गए, सम्मान भी हो गए। ऐसे लोगों को अक्सर रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है, और काफी लोग देखना और सुनना भी पसंद करते हैं। जैसे मैं काफी दिनों से आपसे टच में हूँ, आपसे समय मांग रहा था, तो मैं चाहता था कि आप जुड़ें। लेकिन आपको हर किसी की अलग-अलग इच्छाएँ भी होती हैं, ख्वाहिश भी होती है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मंजू बाला की कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी कोई इच्छा, या कोई अलग अलग सा कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसी चीज़ हो, गाना गाना या कोई और चीज़, या पढ़ाई से? पढ़ाई से इधर अच्छा लगता है मुझे नेचर में बैठे रहना सर। है ना, अच्छा वो तो लगता है मुझे सबको कविताएं भी पहाड़ लिखना। जो पहाड़ का है, उसको उसको लगता है, दिल्ली वालों को भी, मुंबई वालों को भी अच्छा लगता है। और बाकी मुझे बाकी अच्छा लगता है, लिखना भी अच्छा लगता है, मैं लिखती भी हूँ सर। कई पब्लिश हो गई हैं। गज़ल, कविता किस टाइप की क्या लिखते हैं? गाने? कविताएं भी लिखती हूँ, गाने तो खैर नहीं लिखती, कविताएं लिखती हूँ, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। और जो होता है, अभी एक मैंने लिखा है ऐसा, वीरान बस्तियां। लगा मेरे को, हाँ, मैंने क्या हो गया मेरे सामने सामने, कहाँ 70 80 90 मेरे बच्चे, और आज 6 बच्चे। इतने बच्चे तो मेरे absent रहते थे। और तो बस वैसे दुखी दुखी आई और मैंने लिख दिया, लिख दिया तो पब्लिश हो गया। तो ऐसा तो लिखने का काम तो करती हूँ सर। याद है, आप सुना सकती हैं कुछ 2-4 लाइन? उसमें कहानी है, वो तो एक आर्टिकल जैसा लिखा हुआ, गाना नहीं है, कविता कोई नहीं है वो। कविता, कोई कविता हो, ऐसा कुछ पहाड़ को लेकर लिखा हो, या स्कूल को लेकर, या एजुकेशन को लेकर लिखा हो? लिखा तो बहुत कुछ है हाँ, ना। अब क्या सुनाऊं मैं आपको, कि सुनूं मैं तुमू ये अपन दिले की बात, कहाँ हाँ, कहाँ पूछ गए ये जिंदगी, कि सुनूं हाँ, मैं तुम्हें अपनी बात। आहा, कस वो दिन था, आहा, कस वो दिन था जब देग भरी दाल ले कम पड़ती, आज इस हाल हो गए, नान पतिल में ले दाल छुपे जाए। इसी तरह से है ये। आप बीती है स्कूल के लिए जो अभी मैं जिसको फेस कर रही हूँ, ये मेरे, सही बताऊं, ये मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ से मैं क्या करूं ऐसा।
अब मैंने एक दिन प्रधान से भी कहा, मैंने कहा भैया ते रोड लियो स्कूल इन, मैंने कहा रोड से कनेक्ट कर दे मेरे स्कूल को, मैं जाऊंगी उन बच्चों के पास जाऊंगी जो प्राइवेट में जा रहे हैं, देखो फिर कैसे मैं बच्चों को यहाँ लेके आती हूँ। मैं ना एक कहते हैं ना, एक समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इतनी दूर मेरा स्कूल, अगर आप कहो तो मैं आपको रोड दिखाती हूँ यहाँ से, वहां से यहाँ आना। और आजकल के पेरेंट्स तो कोई चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे थोड़ा सा भी कोई कष्ट करें। तो ये मेरे लिए बहुत दुखदाई है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये बच्चों के लिए क्या करूं मैं। ठीक है, जी आपको हाँ। वक्त मैं ये जानना चाहूंगा, लास्ट कमेंट, कोई सुझाव, कोई बात, कोई इस तरह की चीज जिससे कि सुधार हो, या कोई चीज आप कहना चाह रही हो, या फिर सरकार से कहना, सिस्टम से कहना, लोगों से कहना, अभिभावकों से कहना, या फिर बच्चों से? सर सबसे पहले तो ना मैं ये चाहूंगी कि हम कुछ जन जागरूकता के कार्यक्रम करें, अवेयरनेस के कार्यक्रम करें गांव गांव में, जो कि उन्हें रोजगार से जोड़े। हालांकि इसी मेरी बात पे अभी एपीकल्चर के लिए बात हो गई है सर, तो ये बात मैंने उस दिन भी कह दी। मैंने कहा मेरे बीओ सर ने भी आए थे चेकिंग में, उन्होंने कहा बाला मैडम की कोई गलती नहीं है, बच्चे ही नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है कि रोजगार नहीं है। तो मैंने यही कहा कि आप पहले रोजगार लाइए मेरे गांव में, मेरे पेरेंट्स रहेंगे तो बच्चे भी रहेंगे। तो विद इन सेकेंड डे सर, वेरी सेकेंड डे उन्होंने मेरे को एपीकल्चर के लिए, कि यहाँ मेरे बहुत फूल भी होते हैं, चूरा भी होता है, तो क्या मैडम आपको मधुमक्खी पालन के लिए आप 25 लोगों को हमें बता दीजिए। तो इस तरह से अगर क्या कहना आए तो डेफिनेटली सर लोग रुकेंगे, यहाँ लोग रुकेंगे तो बच्चे आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सरकार ने, अदरवाइज बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है, और मुश्किल में पढ़ाना आपको आता है, आप पढ़ा रही हैं। बच्चों की कमी है, लोगों की कमी है, पढ़ाने वालों की नहीं है। एक ही काफी है पढ़ाने के लिए, वो मंजू बाला, बिल्कुल डॉक्टर। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया, और अच्छा लगा आपसे बात कर कर। ऐसे शिक्षक हमारे पहाड़ में अगर हैं तो हमें गर्व भी महसूस होता है। बस चुनौतियां हमारे सबके सामने, वो हम सब जानते हैं कि वो समस्या क्या है। वो लोगों का कम होना, वो पहाड़ से लोगों का बाहर जाना, घरों का बंजर हो जाना, खेत खलियान का उजड़ जाना। स्कूल, आपके स्कूल में तो तब भी बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। कई स्कूल तो मैं ऐसे देख रहे हैं, वहाँ झाड़ उगा है, बस झाड़ होती ना, वो हाँ। पूरी कंडाली, ये अपना बिच्छू घास, ये सब हो गया हम्म। है। इसे कौन देखेगा? कोई देखेगा? बहुत शुक्रिया मैम, आप जुड़ी मेरे साथ अपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दगड़ियों, चुनौतियां तो काफी हैं। मंजू बाला, डॉक्टर मंजू बाला को आपके सामने लाने का और आप उनसे बात करने का मकसद मेरा ये था कि थोड़ा समझ तो पाऊं उस शिक्षिका के बारे में, और उसकी चुनौतियों के बारे में, उन शिक्षकों के बारे में जो लोग पढ़ा रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पुरस्कृत किया। इतना भरी नहीं है, इससे पहले भी कई पुरस्कार, कई सम्मान इनको मिले हैं। इनकी पढ़ाई के लिए, इनके व्यवहार के लिए, इनके कार्यकुशलता के लिए, ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन वो भी परेशान है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई है, और वो बताती हैं कि इस परेशानी का अगर समाधान खोज लिया गया तो वो पूरे उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, वो संभालने के लिए तैयार है। लेकिन वो कैसे, वो कैसे करे कौन? आपको क्या लगता है प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को लेकर, प्रदेश की तमाम उन समस्याओं, और जिसमें सबसे बड़ी समस्या पलायन है, लोगों का उत्तराखंड से मुंह भंगुना बाहर जाना, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर? मंजू बाला जैसे लोग तो कई मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, लेकिन बच्चे कहाँ से लाएंगे? रोड नहीं है, बच्चे वहां पहुंचते नहीं होती हैं कि निजी स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्योंकि निजी स्कूल रोड के किनारे हैं। अभिभावकों को सुविधा होती है, बच्चों को कष्ट नहीं होता है, अभिभावक वहां भेजते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद बच्चे नहीं आ रहे। तो स्थिति है दगड़ियों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस चर्चा को, इस बातचीत को, एक शिक्षिका के तमाम मन की बात को आप लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। शायद मदद मिल पाए हम लोगों को भी, और पहाड़ को भी, पहाड़ की शिक्षा को भी कुछ मजबूती मिल पाए। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। क्योंकि लोग कहते हैं दुर्गम इलाकों में टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं होते, पर कोई घर से ही नहीं जाता, तो छुट्टियां ज्यादा करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं अध्यापकों को लेकर भी हमारे पास खबरें आती हैं। गांव में बच्चे आते हैं, और गांव में ये लगाइए मात्र 13 परिवार हैं, उसमें से 7 परिवार में बच्चे हैं, और 7 के 7 परिवार के बच्चे मेरे ही स्कूल में आते हैं। कैसे आपने, कैसे इस बंजर होते गांव में, बंजर होते स्कूलों में आपने शिक्षा की ऐसी फसल उगाई कि राष्ट्रपति के हाथों आपको पुरस्कार मिला?
लेकिन पुरस्कार मिलने से ना सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ये तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, मैं कहूँ कि शिक्षक के जीवन में ऐसा होना, जी, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता इस शिक्षक के लिए कि उसके कार्यों को महामहिम के द्वारा पुरस्कृत किया जाए। तो अद्भुत था मेरे लिए, अविस्मरणीय भी था। हुँ, मेरा ये मानना है कि जो आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, बहुत चुनौतियां मैंने फेस करी हैं। गांव का स्कूल है, स्थानीय भाषा बोलते हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे बच्चे हिंदी भी नहीं बोलते थे अच्छे से।